न्यूज स्टेट पर। नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया है। इस बार समाजवादी पार्टी फुल एक्शन मोड में है। इस बीच अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना का शिगुफा छेड़ दिया है। उन्होंने यूपी में जातिगत जनगणना की मांग की है। सत्ता पक्ष अखिलेश की इस मांग को ढोंग करार दे रहा है। साथ ही 2024 में लाभ पाने के लिए एक मुद्दा बताया जा रहा है। इस बीच सवाल उठ रहा है कि जाति की लड़ाई अब बाहरी पर कैसे आ गई, क्योंकि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री को बाहरी कह रहे हैं। बाहरी कर संबोधित करते हुए कहा कि बाहरी इस वजह से प्रदेश की जनता का उनको फिक्र नहीं है। वहीं जातिगत जनगणना से क्या समाजवादी पार्टी का जनहार बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल है। और सबसे अहम सवाल की 24 की लड़ाई से पहले शिवपाल के तेवर अगर हाई दिख रहे हैं, शिवपाल के एक्टिव होने से क्या एसपी को फायदा मिलेगा? महंगाई के मुद्दे पर क्या अखिलेश यादव को जनता का साथ मिल पाएगा? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। जाति की लड़ाई बाहरी पर आई। समाजवादी पार्टी के तेवर हाई। सीएम योगी का विपक्ष पर प्रहार। हर सवाल के लिए सरकार तैयार। विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया है और आगाज भी हंगामेदार हुआ। इस दौरान समाजवादी पार्टी ने सदन के अंदर और बाहर जोरदार हंगामा किया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना की मांग उठाई और सीएम योगी को लेकर कहा कि सीएम योगी दूसरे प्रदेश से हैं, लिहाजा प्रदेश के लोगों की उन्हें कोई चिंता नहीं। ये मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रदेश से आए हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश की जाति जनगणना से कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जाति जनगणना चाहती है। जाति जनगणना हो तभी हक सम्मान मिल पाएगा। जातिगत जनगणना की मांग पर बीजेपी ने अखिलेश पर पलटवार किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सरकार सभी जातियों को साथ लेकर चल रही है। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा, एसपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जाति जनगणना की बात समाजवादी पार्टी के द्वारा विषय को उठाना एक ढोंग के अलावा कुछ नहीं है। पहले तो अखिलेश जी ने कभी जाति जनगणना का विषय उठाया नहीं, चुनाव है इसलिए उठा रहे हैं। इस प्रकार की बातों को सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए लोग करते हैं। आज प्रदेश का नैरेटिव बदल चुका है। हम सब विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उधर सीएम योगी ने विपक्ष को हंगामा कर सदन को बाधित नहीं करने की अपील की। असहमति के कारण हम कार्य को बाधित करें, यह न लोकतंत्र के हित में है और न ही यह प्रदेश के हित में है। बहरहाल जाति की लड़ाई अब बाहरी पर आ गई है। अखिलेश यादव ने अपने बयानों के जरिए सीएम योगी को ही बाहरी बता दिया। इस बीच सवाल ये कि अखिलेश का ये बयान कहां तक जायज है। टीम न्यूज स्टेट। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दे। संजय चौधरी जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, महेश आर्य जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की, सुनील अर्कवंशी जी प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता एसबीएसपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी जी भी। बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। महेश जी, पहला सवाल आपसे ही। मुख्यमंत्री का जन्म उत्तराखंड में भले हुआ, लेकिन जिस समय जन्म हुआ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही हुआ करता था। ये बाहरी और उत्तर प्रदेश वाली लड़ाई कहां से आ गई? मेरे लिए महेश जी। अच्छा, एक बार रिपीट कर दीजिए सर। सवाल मेरा ये था कि मुख्यमंत्री तो जब जन्म उनका हुआ उत्तराखंड में, उस समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक राज्य था। ये बाहरी वाला कॉन्सेप्ट कहाँ आ गया? जब मोदी जी प्रचार करने आया करते थे वो तब आरोप लगा करता था, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ को ही बाहरी बताया जा रहा है आप लोगों की तरफ से। क्या तर्क, क्या तथ्य इसके पीछे? तर्क क्या, देखिए, जब उत्तराखंड हुआ है, अलग हुआ है, उत्तर प्रदेश से विभाजित हुआ है, तो बहुत से लोग वहाँ चले गए तो पहाड़ी उधर सीमा में चले गए और जो प्लेन वाले प्लेन में रहे हैं वो भी। तो उसी बेस पे जब उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ी जनता है और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व की इंडस्ट्री है, लीडरशिप की इंडस्ट्री है, तो उत्तर प्रदेश में जो चेहरा लाए थे वो उत्तर प्रदेश का था, प्लेन का था, और उसी को लेकर के आगे किया था कि भाई इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। और उस वजह से लोगों ने, जनता ने उनको चुना और पता चला कि वो
दूसरे स्टेट के बंदे को बैठा दिया गया। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता के साथ तो एक तरह से चला ही जाओगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको 97 से लेकर 17 तक संसद भेजा था, उसी उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको विधानसभा में भी भेजा है। ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी या समाजवादी पार्टी तय करेगी? या आप लोग राजनीतिक मुद्दे के तौर पर इसे बढ़ाना चाहते हैं ताकि 24 में एक यूपी वाले और बाहरी वाला एक मुद्दा बन जाए? नहीं, मुद्दा ऐसा नहीं है। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कोई एजेंडा अगर ऐसा है तो वो करे। आज तक मुद्दों के ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई चुनाव लड़ा ही नहीं है। उन्होंने मुद्दे से अलग भटक करके और हिंदू मुस्लिम दुनिया की बातें, अभी तक चुनाव आएगा तो आपके सामने आएगा। तो मैं समझता हूँ मुद्दों पे गरीबी है, महंगाई है, किसानों की समस्या। संजय चौधरी जी, जातिगत जनगणना का मुद्दा ऐसा है जिस पर बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है, आड़े तिरछे भागना पड़ता है। देखिए, वास्तव में जाति की गणना और जाति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आखिर समाज की बात होती है तो जाति रहित समाज की बात होती है और लोहिया यही कहा करते हैं। और अगर पिछड़ों का कल्याण करना है तो हमें उनके लिए आगे आना होगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, पिछड़ों के लिए MBBS और MS की में सीटें बढ़ाई, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के लिए करना चाहती है। और अखिलेश यादव जी केवल राजनीतिक लाभ के लिए उसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि इनके पिताजी और ये दोनों ही लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की सरकार में बतौर बादशाह रहे थे। चाहते तो कर सकते थे। और दूसरी बात जिसकी ये बात कर रहे हैं कि दूसरे स्टेट की, अगर अखिलेश जी को बात करें तो उन्होंने तो अपना घर परिवार बाहरी को सौंप दिया है। उनकी पत्नी खुद महाराष्ट्र की है। तो जिसने अपना परिवार, अपना घर, अपनी संतान अगर पिछड़ों को बाहरियों को सौंप दिया है तो मुझे लगता है कि ये मुद्दों पर बात। ये संजय तो उसी लेवल की पॉलिटिक्स हो गई जिस लेवल की समाजवादी पार्टी कर रही थी। आप गलत भी कह रहे हैं और गलत को गलत से जस्टिफाई भी कर रहे हैं। नहीं, ये समाजवादी पार्टी अगर प्रश्न उठाती है तो उत्तर तो समाजवादी पार्टी को ही देना पड़ेगा कि आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी का सवाल सही था? नहीं, और अगर सही नहीं था तो ये कहकर आप उसी लाइन पर क्यों जा रहे हैं? पर नहीं, हम उस लाइन पर नहीं जा रहे, लेकिन हम उनको दर्पण जरूर दिखाना चाहते हैं कि शीशा देखिए, इसमें आपका चेहरा कैसा दिख रहा है। तो जो अपने परिवार को बाहरियों को सौंप दे रहे हैं इनके हिसाब से, तो इसका मतलब आपके तर्क ठीक नहीं है। इसीलिए बताइए भाई, महेश जी बताइए, बाहरी वाली लड़ाई आप पर भारी पड़ गई? नहीं, देखिए बात ये कह रहे हैं, ये तो रिश्ता जोड़ रहा है हम लोग। हमने तो जो है पूरे देश को जोड़ने की बात करी, सामाजिक समरसता की बात की, सामाजिक न्याय की बात करी, और हमने तो जातिवाद को खत्म करने की बात करी। हमारे परिवार में, जो समाजवादी परिवार में, तो आपको मालूम है हमारे यहाँ तो सभी वर्गों के परिवार की बहुएं कारखानी वाली लिस्ट याद आ गई। जब आपने जातिवाद वाली बात कही तो मुझे वो कारखानी वाली लिस्ट याद आ गई, जहाँ पर मिठास रिश्तों की समाज चेहरे खोजने पड़ रहे थे। राय साहब, आपकी कारखानी वाली लिस्ट याद आ गई मुझे, जब वहां पर सवर्णों को खोजना पड़ रहा था कि कितने सवर्ण आपकी कारखानी में हैं। फिर वो संशोधित वाली लिस्ट याद आती है जहां पर कुछ लोगों को इंक्लूड किया गया। आयुष भाई देखिए, ऐसा है, ये पूरी तरह से नैरेटिव जो है मीडिया के द्वारा किया गया नैरेटिव था, और भारतीय जनता पार्टी का इसमें हाथ है शरारत का। क्योंकि देखिए, कहा गया कि ब्राह्मणों को जगह नहीं मिली। जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद ठीक जो दूसरी पोस्ट है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी की, वो किरण नंदा जी ब्राह्मण समाज से हैं। और मैं समझता हूँ कोई भी कहाँ के वो किरण नंदा कहाँ के हैं, कि जिसमें कहाँ के रहने वाले हैं? किरण नंदा जी कहाँ के रहने वाले हैं? किरण नंदा कहाँ के रहने वाले? देश के रहने वाले हैं। चलिए ठीक है। सुनील रघुवंशी, देखिए सब लोग हंस रहे हैं चर्चा में। सुनील रघुवंशी जी, सवाल यही है, जातिगत जनगणना का जो मुद्दा था वो बाहरी वाले मुद्दे पर कहां से आ गया? देखिए आप भी हंसने लगे राय साहब। अब तो आर्य साहब आप देखिए, ये बिल्कुल बचकाना बयान है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी आप ही बता रहे हैं और क्या सभी जानते हैं, जब वो उत्तर प्रदेश में ना तो बंटवारा हुआ था उत्तराखंड का, तो इस तरीके का बयान देकर जनता के जो मूल मुद्दे हैं उनसे भटकाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही। समाजवादी पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं रह गया। आज जिस तरीके से आपने हंगामा करने का काम किया सदन में, आज सदन की शुरुआत हुई थी, माननीय राज्यपाल महोदय अपना भाषण देने, आज वहाँ कोई प्रश्नकाल नहीं था, आज वहाँ कोई आपको भाषण सुनना चाहिए था। अब आप उनके भाषण को ही फर्जी बता रहे। तो आज समाजवादी पार्टी के पास में हर बात उनको फर्जी नजर आती है, मगर खुद क्या कर रहे हैं ये नजर नहीं आता है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने पूछा कि क्या न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कब करेगी सरकार? उत्तर प्रदेश के अंदर
बेरोजगारी के मुद्दे पर आपने बोलने का काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली माफी को लेकर आपने बात नहीं की। उत्तर प्रदेश के अंदर एक समान शिक्षा के ऊपर बात नहीं की। आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, जनता का ध्यान कैसे भटके, नया मुद्दा कौन सा ऐसा लाया जाए जिस पर जनता को हम अपना जवाब न दे पाए कि आपने हमको चुनकर भेजने का काम वहां पर किया था, हम आपकी वहां पर बातों को उठाने में सफल हुए। तो आज समाजवादी पार्टी का चेहरा बिल्कुल साफ हो गया है। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। तो समाजवादी पार्टी ऐसे इससे पहले सदन शुरू हुआ था, तब भी आपने यही काम किया था। तो इनको सिर्फ हंगामा करना है, इनको जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। आज आप बता रहे हैं कि ये बाहरी है। इससे पहले क्या आपकी सरकार थी, तब आपने क्यों नहीं उनको उत्तराखंड में भेजने का काम किया कि आप यहाँ से बाहरी हैं, आप जाइए उत्तराखंड। तो इस तरीके के बयान समाजवादी पार्टी समय समय पर देती रहती है। जनता इन बयानों को बहुत अच्छी तरीके से देख रही है। इन बयानों का, लेकिन सुनील लड़कवंशी जी, आप लोगों के साथ भी मजबूरी है कि जातिगत जनगणना का मुद्दा जब उठेगा तो अखिलेश यादव को सवालों के घेरे में जरूर उठाएंगे, लेकिन जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर सवाल नहीं उठा पाएंगे आप। उसके समर्थन में तो जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी लगातार कहते रहे कि भाई देश में, प्रदेश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको मिलनी चाहिए। इसके बिल्कुल अब पक्षधर है। जातिगत जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए और हम लोग इसकी मांग लगातार उठाते चले आए। समाजवादी पार्टी सिर्फ आज ड्रामा कर रही है जातिगत मुद्दे के ऊपर। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब इन्होंने जातिगत जनगणना कराने का काम क्यों नहीं किया? उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार रही, केंद्र में इनकी सरकार, कांग्रेस के साथ में इनका सहयोग रहा, तब इन्होंने जातिगत जनगणना कराने का काम नहीं किया। अगर समाजवादी पार्टी नहीं करा पाई, बीजेपी की सरकार, आप लोग मांग उठाइए, विधानसभा में उठाएंगे आप लोग ये मुद्दा? मांग उठा रहे हैं हम लोग, मांग उठा रहे हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मांग उठा रहे हैं। हम तो समर्थन करते हैं इस बात का लेकर, मगर इसको लेकर सदन में आप इस मुद्दे को उठाइए ना। आप सड़क पर इस मुद्दे को उठाने से कोई क्या? अंशु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशु जी, जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया जा रहा है, उसी बीच मुख्यमंत्री को बाहरी बता दिया गया। पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी की। देखिए, सभी इस पैनल में जो लोग भी बैठे हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हमारी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि बिल्कुल होनी चाहिए, सब लोगों को प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे समय में जब लगातार उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, अपराध, ये सारे मुद्दे चरम पर हैं, बीजेपी में भ्रष्टाचार हो रहा है, मंत्रियों के बीच में बंदर बांट को लेकर लूट मची हुई है, मंत्री 81 में 72 प्लाट अपने नाम कर ले रहे हैं, अपने मित्रों के नाम कर रहे हैं। तो ऐसे समय में जो और भी मुद्दे हैं उन पर भी तो बात होनी चाहिए। आखिर जातिगत जनगणना को लेकर सवाल तो जरूर होगा कि आप इससे पहले जब सत्ता में थे तब तो आपने नाम नहीं लिया, अभी आप सरकार से मांग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्वयं में अपने आप को स्वयंभू कहकर आप इस तरीके की प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तो होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन करेगा कौन? उसके लिए आखिर एक संवैधानिक तरीका कौन है? सरकार है। हम तो मांग करते हैं कि होनी चाहिए, सरकार इस पर अपना रुख स्पष्ट करे। आखिर भाजपा गोल मोल बात क्यों करती? वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए। बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, अभी 10 पॉलिटेक्निक इन्होंने प्राइवेट सेक्टर पे भेज दिया और फीस 10 गुनी कर दी। लगातार इतनी शिक्षा महंगी होती चली जा रही है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों के मुद्दे, बहुत सारे उत्तर प्रदेश में मुद्दे हैं, उस पर बात ना हो, इसलिए इस तरीके के कोशिश की जा रही कि विषयों से ध्यान भटकाया जाए। अरे आपने कौन सा काम किया पिछले 5 साल में? उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध होता रहा। हाथरस में एक बेटी को जलाया गया, अभी कानपुर में 2 माँ बेटी को जला दिया गया, सरकारी तंत्र ने जला दिया। उस पर भी तो बात होनी चाहिए, उस पर बात नहीं हो रही। तो इससे ये पता चलता है कि अगर जनता के मुद्दे पर कोई बात कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी। तो क्या समाजवादी पार्टी मुद्दों पर बात नहीं कर रही है, जातिगत समीकरण साध रही है, कहना चाह रहे हैं अंशु अवस्थी जी? बिल्कुल बात नहीं कर रहे। बात थोड़ी भी कर रहे होते तो मानते, बिल्कुल बात नहीं कर रहे। संजय जी मैं लौटता हूं आपके पास, लेकिन महेश आर्य जी एक बड़ा सवाल उठ रहा है, विपक्ष एसबीएसपी भी वही सवाल उठा रही है, वही सवाल कांग्रेस पार्टी की भी कि आप लोग मुद्दा तो बना रहे हैं लेकिन सदन में उसको लेकर सवाल नहीं पूछ रहे हैं। उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर आप सरकार से सवाल पूछते तो सरकार जवाब देती। आप वो हंगामा खड़े कर रहे थे, वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे, राज्यपाल गो बैक के नारे लगाने लगे, तो ये तो लोकतंत्र का अपमान एक तरीके से हो गया।
देखिए आयुष जी, ये कोई नया आपने नहीं देखा, ये सत्र कोई नया नहीं चला। इससे पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी, मैं भी हाउस का सदस्य रहा हूँ और मैं डिबेट मेरे साथ बैठा करते थे, तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ बैठते थे। उस समय वो विपक्ष में हुआ करते थे। माननीय हृदय नारायण दीक्षित जो विधानसभा के अध्यक्ष मेरे, वो भी हमारे बहुत क्लोज रहे, बैठते थे। तो वो जो हमारा जो लोकतंत्र का जो हमारा फर्ज है, तो उसको तो अपोज करना है। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि वेल में पहुंचकर नारेबाजी करना सही नहीं है। कुछ राज्यों की विधानसभाओं में तो ऐसा भी प्रावधान है कि अगर वेल में कोई सदस्य आकर नारा लगाता है तो अपने आप निलंबित हो जाता है। कुछ राज्यों की विधानसभा में ये भी प्रावधान है, यूपी में शायद नहीं है, लेकिन वो सही नहीं हो सकता। उसे आप खुद सही नहीं कहेंगे। नहीं तो देखिए, अगर हम करें, अगर विपक्ष करता है तो वो करेक्टर ढीला है, और भाजपा करती है। अभी भी दिल्ली में देख लीजिए, तमाम स्टेटों में जहां अपोजिशन में है, क्या हाल कर रखा है भारतीय जनता पार्टी, क्या नहीं करती अपोजिशन में। क्या आप भी देख सकते थे जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, तब बड़े बड़े इनके नेता कोई भी चाहे वो आप विपक्ष में रहते हैं, विपक्ष की तरफ ये करें, ठीक है, विपक्ष अपनी बातें रखे, मुद्दे उठाए, तो आपको अलोकतांत्रिक लगने लगता है। जब हम करते हैं तो खराब लगता है, आप करते तो रासलीला है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड देखिए। अभी तक नई सरकार बनने के बाद 4 सत्र हुए हैं और चारों सत्र में जब सत्र होता है समाजवादी पार्टी तब धरना देती है। उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड है कि इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने कभी कोई धरना दिया ही नहीं। धरना तभी दिया जब विधानसभा का सत्र चला। सत्र क्यों चलता है संजय जी? मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, रुक रहा हूँ। छत्तीसगढ़ विधानसभा मुझे याद है, वहां धान को लेकर एक मुद्दा गरमाया हुआ था। भूपेश बघेल की सरकार धान पर अतिरिक्त पैसे जो देती है, पूरे बजट सत्र वहां निकल गया, अलग सत्र चले जाते हैं, लेकिन एक एक कार्रवाई जो है वो सही ढंग से नहीं हो पाती थी। वहां विपक्ष में आप हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी है, जो भी विपक्ष में रहता है उसी तरीके से बिहेव करता है जैसे समाजवादी पार्टी कर रही है। सवाल के कटघरे में खड़े। संजय जी नहीं, देखिए ऐसा हर सत्र में केवल मैं तो आपसे कहता हूं, जरा रिकॉर्ड चेक कीजिए। उत्तर प्रदेश में इस सरकार के आने के बाद 4 सत्र हुए हैं और चारों सत्र में जब सत्र हुए हैं तब समाजवादी पार्टी ने केवल धरना दिया है, प्रश्न के समय भी धरना दिया है, और इसके अलावा कभी धरना नहीं दिया है। मैं तो कहता हूं कि इसके अलावा एक धरना बताइए पिछले 1 साल में जो समाजवादी पार्टी ने दिया हो। यानी कि जब सत्र चलेगा, जब बात करनी होगी, मुद्दों पर बहस करनी होगी, जनता की आवाज उठानी होगी, तब वो आप उठाओगे नहीं, आप प्रश्न करोगे नहीं। मैं जी बहुत छोटा सा जवाब धरना करोगे, विधानसभा का सत्र होगा। पहले तो मैं संजय चौधरी साहब की इस बात को खारिज करता हूँ कि हम धरना देने नहीं जा रहे थे। हमारी समाजवादी पार्टी के जो हमारे जो है, संजय सुन लेते हैं संजय जी, ये राजनीतिक संजय जी सुन लीजिए भैया, संजय जी सुन तो लीजिए भैया। हमें भाई देखिए, आप चौधरी साहब कह रहे हैं कि भाई धरना दे रहे हैं, हम धरना देने के लिए नहीं जा रहे थे। हमारी पार्टी के जो आइडियल जो आदर्श है, जो किसान नेता, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी, उनकी प्रतिमा पर अगर हम जा रहे थे उनके आशीर्वाद लेने के लिए, फूल पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, और उसके बाद हाउस में जा रहे हैं, लेकिन आपने रास्ते में रोक दिया। आपके पहले पेट में जमीन हिल गई। आपको मालूम था कि भाई ये वहां जाएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे, इसलिए चूंकि आप वहां पर जबरदस्ती माहौल खराब कराना चाहते थे। हंगामा तो सरकार ने खड़ा किया, वरना तो हम जा रहे थे वहां जाकर के बाले पड़ करके वाले थे। लेकिन आपके पास 2 ऑप्शन है, कान को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, महंगाई को लेकर सवाल पूछ ले, या फिर हंगामा खड़ा कर ले। कौन सा रास्ता बेहतर? नहीं, अंशु जी मैं लौट हंगामा के लिए हंगामा के लिए जनता ने चुन के आपको सदन में भेजने का काम नहीं किया है। जनता ने अपने जो मूल मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए आपको भेजने का। अभी जैसे हमारे समाजवादी प्रवक्ता भाई बता रहे थे कि वहां पर सदन में जा रहे थे, सदन में तो हमारे माननीय विधायक हमारी पार्टी के भी तो गए थे, वहां पर आरएलडी के भी गए थे, तो वहां पर हमारे पार्टी के हंगामा तो समाजवादी पार्टी का, तो उनको रोकने का काम किया गया। तो आरोप लगाने का काम समाजवादी पार्टी का हर विषय पर आरोप लगाती है, हर विषय पर आरोप लगाना समाजवादी पार्टी की तो स्थिति बिल्कुल मगर अब जनता इनके पार्टी के नाम हंगामा खड़ा करते हैं। अंशु भाई सवाल वही है कि विपक्ष के अगर अपने मुद्दे हैं तो उसको लेकर सवाल पूछे विपक्ष, सरकार जवाब न दे, सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी होगी, लेकिन जब चर्चा ही नहीं होगी तो सवालों का जवाब कहाँ मिलेगा? बिल्कुल सदन में चर्चा होनी चाहिए। अंशु जी देखिए, मैंने पहले ही कहा इस बात को
देखिए, मैंने पहले इस बात को कहा कि एक रणनीति की जरूरत है। संख्या पल हमारे पास भले ही कम हो, लेकिन हमारे जो सवाल होते हैं वो हमारे सवाल नहीं, वो जनता के सवाल। किन मुद्दों पर? बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, और जो भाजपा ने वादे किए थे कि हम सरकार बनते ही 70 लाख नौकरियां देंगे, प्रदेश में राम राज्य आ जाएगा, कोई बहू बेटी के साथ दिक्कत नहीं होगी, 12 बजे रात को घूम सकती है। हो रहा है क्या? मुख्यमंत्री कार्यालय की महिला को न्याय मांगने की अपने सोशल मीडिया पर वीडियो डालना पड़ रहा है। ये हालत है। प्रदेश की राजधानी में जब राष्ट्रपति मौजूद है, G20 के सदस्य मौजूद है, इन्वेस्टर समिट हो रही, उस समय लखनऊ में लूट हो जा रही एक महिला के साथ। तो ये सारी चीजें दर्शाता है कि जो सरकारी मशीनरी है उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। उसको लेकर हम चर्चे कर सकते हैं, चर्चा हो, सरकार के पास जवाब नहीं, क्योंकि सरकार निरुत्तर है, आंकड़े हैं हमारे सामने, लेकिन इसकी रणनीति की जरूरत है। इस पर संजय चौधरी जी, आप लोग बच जा रहे हैं क्योंकि विपक्ष सवाल नहीं पूछा, बहुत संक्षेप में वक्त खत्म हो गया। संजय, बहुत छोटा सा जवाब। देखिए, विपक्ष आमंत्रित है, प्रश्न कीजिए, लेकिन लोकतंत्र में बहस कहां पर होगी? चैनल पर नहीं होगी, विधानसभा सत्र में होगी, और वो सत्र में मुझे लगता है कि अपनी बात कहनी चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जोड़ने के लिए। बजट सत्र का आगाज हुआ और हंगामेदार आगाज हुआ। कल दूसरा दिन होगा, परसों बजट भी पेश किया जाएगा। ऐसे में देखना है कि जनता के मुद्दों को लेकर विपक्ष कितना आक्रामक रहता है और जनता के मुद्दों पर चर्चा कितनी हो पाती है, क्योंकि हंगामे के बीच जनता अपने सवालों का जवाब भी ढूंढ रही है। छोटे से ब्रेक के रुक से